स्वागत है आप सभी का प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं इनके स्रोतों के बारे में कि हमारे प्राचीन भारत को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो प्राचीन भारत को जानने के प्रमुख 4 स्रोत हैं। 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के आधार पर जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं और समझ सकते हैं, जिनमें से बताया गया है कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख 4 स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहला स्रोत जो है हमारा वह धर्म ग्रंथ है। तो धर्म ग्रंथ जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का पहला स्रोत है। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों के द्वारा भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आसानी से बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। अगला हमारा तीसरा है विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण के द्वारा भी जो है हम अपने भारतीय इतिहास को जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। और अंतिम जो है चौथा जो है वह हमारा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से भी हम भारतीय इतिहास को बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारा धर्म ग्रंथ। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो धार्मिक साहित्य ग्रंथों में से जो है हमारा धार्मिक ग्रंथ स्रोतों में जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन्हें एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक ग्रंथों में से सबसे पहला हमारा कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य का सबसे पुराना जो है ब्राह्मण साहित्य का सबसे पुराना साहित्य जो है वह वेद को माना जाता है। और वेदों की संख्या जो है 4 है, जो हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है। तो हमारा जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना जो है वह किसे माना जाता है? तो वह जो है हमारा वेद को माना जाता है, जिसमें हमारा सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आपको पता होगा कि इसकी जो रचना है वैदिक काल के प्रथम स्टेज में जो है हमारा, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में केवल एकमात्र वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी। और जो है इस वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचा बोले तो हम ऋचा को कह सकते हैं मंत्र। ठीक है, ऋचा का अर्थ होता है मंत्र। तो 10,580 जो है मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। फिर अगला हम अगर देखें तो दूसरा हमारा है सामवेद। सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे पहले जो है 7 स्वरों के बारे में जानकारी जो है हमें सामवेद से ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा एक ऐसा वेद है जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों, यज्ञ, अनुष्ठानों आदि के बारे में हमें बताता है। और यह जो है इसकी विशेषता यह है कि यह गद और पद में पाए जाने वाला जो है वेद है। उसके बाद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण आदि के बारे में जो है जानकारी जो है प्राप्त होता है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है इसी वेद में जो है बताया गया था। तो ये कुल मिलाकर के ये चारों वेद जो है हमारा ब्राह्मण साहित्य का सबसे पुराना जो है ब्राह्मण साहित्य जो है इसे कहा जाता है। फिर अगला है हमारा अरण्यक। आइए अरण्यक के बारे में जानते हैं। हमारा अरण्यक क्या है? तो हमारा जो अरण्यक है, अरण्यक किसे कहते हैं? तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग जंगल में जाकर के रचनाएं जो करते थे, वो जंगल में की गई रचनाएं जो है वही हमारा अरण्यक कहलाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा प्राचीन काल में जंगल में जाकर के जो रचनाएं की जाती थी वो रचनाएं हमारा क्या कहलाता है? अरण्यक कहलाता है। अरण्यकों की जो संख्या है वह 7 है। अरण्यकों की संख्या जो है वह कितनी है? 7 है। 7 प्रकार के अरण्यक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा उपनिषद। उपनिषद को जो है वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है वेद का अंतिम भाग होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांतों की जो संख्या है, यानी हम कह सकते हैं उपनिषद की जो संख्या है वह जो है कुल मिलाकर के 108 है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा महाभारत। तो महाभारत की रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने की थी। और हम जानते हैं कि महाभारत को जो है सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, जिसमें 2,01,17 जो है श्लोक जो है थे। ये वृहद रूप में पाए जाने के कारण ही जो है इसे सतसहस्त्र संहिता जो है कहा गया है। रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने किए थे।
इस रामायण में जो है श्री रामचंद्र के बारे में, उनकी जो है महत्ता के बारे में, उनकी जो है व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है। इससे हम जो है कि उसके काल के इतिहास को जानते हैं। उसके बाद पुराण है हमारा, पुराण की संख्या जो है 108 है। सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण को कहा जाता है। फिर धार्मिक ग्रंथ में पहला हमारा ब्राह्मण था, वो हमारा जो है इस तरह से समाप्त हो गया। अब दूसरा हमारा जो है वह है बौद्ध साहित्य। हमारे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था और बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनसे भी हमें अपने भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उपलब्ध होती है। तो हम जानेंगे बौद्ध साहित्य में कौन कौन से हैं। तो बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक को जो पूरी तरह से पढ़ लेता है, जो उसके बारे में जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है, उसे त्रिपिटिकाचार्य कहा जाता है। जैसे राहुल संकृत्यायन, उन्होंने तीनों ही जो है कि पिटकों को जो है कि पढ़ करके उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की थी, अतः उसे जो है त्रिपिटिकाचार्य जो है कहा जाता है। तो हम जानते हैं तीनों ही जो है हमारा पीटक के बारे में। सबसे पहला पीटक हमारा जो है वह है विनय पीटक, विनय पीटक, और दूसरा है हमारा सुत्त पीटक। इन दोनों ही पीटकों की जो रचना हुई थी वह जो है हमारा प्रथम बौद्ध संगीति जो अजातशत्रु के काल में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में जो है इन दोनों ही पीटकों की रचना हुई थी। दूसरा है हमारा अभिधम्म पीटक। ये अभिधम्म पीटक जो है इसकी रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीति में जो है किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पीटक और सुत्त पीटक की रचना की गई थी और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पीटक की रचना की गई थी। तो ये तीनों ही जो है हमारा बौद्ध साहित्य है, जिसे हम त्रिपिटक, तीनों को सम्मिलित रूप से जो है त्रिपिटक कहा जाता है। तो सबसे पहला जो है हमारा विनय पीटक। इसमें विनय पीटक जो है, विनय पीटक में जो है हमारा बौद्ध धर्म के जो है विभिन्न प्रकार के नियमों को बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के नियमों को किसमें बताया गया है, तो विनय पीटक में बताया गया है। फिर हमारा है सुत्त पीटक। सुत्त पीटक में जो विभिन्न प्रकार के बौद्ध धर्म के नियमों को, विचारों को जो है कि इसमें धार्मिक विचारों को, वचनों को जो है इसमें बताया गया है। तीसरा है हमारा अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक में बुद्ध के दर्शन को पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा दिव्यावदान। ये दिव्यावदान जो है एक प्रकार का बौद्ध साहित्य है, जिसमें बुद्धकालीन जो है विभिन्न प्रकार की घटनाओं का विवरण जो है हमारा दिव्यावदान में है। उसके बाद जो है हमारा बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। ठीक है, बुद्ध चरित की रचना किसने की, अश्वघोष ने की। और बुद्ध चरित को पढ़ने से जो है हमारे भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती है। उसके बाद महाविभास जो है, महाविभास की रचना जो है वसुमित्र ने की थी। ठीक है, महाविभास की रचना किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। उसके बाद जातक, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या है, बौद्ध साहित्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है धार्मिक ग्रंथ स्रोत में जो है ब्राह्मण और बौद्ध साहित्य, इन दोनों के अंतर्गत बहुत सारे जो है कि रचनाएं थी, जिनके द्वारा हमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध होती है। उसके बाद है हमारा दूसरा जो है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में से हमारा जो है ऐतिहासिक साहित्य विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, जिसके द्वारा जो है हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। जिसमें से हमारा जो है सबसे पहला है राजतरंगिणी। अगर हम बात करें राजतरंगिणी की, तो इसके लेखक जो हैं वो कलहन हैं। ठीक है, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। सबसे पहले जो है राजतरंगिणी में ही जो है हम कह सकते हैं ऐतिहासिकता की जो है झलक मिलती है। किसमें मिलती है, तो राजतरंगिणी में मिलती है। पृथ्वीराज राजसो, इसके जो रचनाकार हैं वह है चंदबरदाई। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, चंदबरदाई हैं। उसके बाद है हमारा हर्षचरित। क्या था, हर्षचरित का जो रचना है वह किसने किया था, तो हमारा जो है वान भट्ट ने किया था। और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जो है इसके रचनाकार हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य से मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी जो है प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र से कौटिल्य ने इसकी रचना की थी, जिसे जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी रचना जो है कालिदास ने की थी। और उसके बाद है स्वप्न वासव दत्ता, इसकी रचना जो है भास ने की थी। तो ये विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं जिसके द्वारा जो है हमें विभिन्न प्रकार के भारतीय जो है राजवंशों के बारे में और उसके समय के इतिहास के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा तीसरा स्रोत जो है हमारे पास वह है विदेशियों का विवरण। विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्री हमारे भारत में आए, भारत में जो है कई वर्षों तक रहे, भ्रमण किया उन्होंने भारत का, और
भारत के संदर्भ में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों को पढ़ने से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी जो है उपलब्ध हो जाती है। तो हम विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्रियों का जो है यात्रा वृत्तांत को देखेंगे, जिनके द्वारा जो है हमें अपने भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध होगी। जिसमें यूनानी लेखकों में सबसे पहले हम जानते हैं हेरोडोटस को। इसे जो है हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो हेरोडोटस को जो है वह क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो है हेरोडोटस ने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें प्राचीन इतिहास को, भारत के प्राचीन इतिहास को जो है हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद है हमारा मेगास्थनीज। यह चंद्रगुप्त द्वितीय काल में भारत आए थे और जो है यह सेल्यूकस निकेटर के जो है ये राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। और जो है इन्होंने इंडिका की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने जो है इंडिका की रचना की थी। उसके बाद है टॉलमी हमारा, इन्होंने जो है सबसे पहले जो हमें भूगोल और वाणिज्य के बारे में जानकारी दी थी टॉलमी ने। और उसके बाद स्ट्रेबो जो थे उन्होंने मेगास्थनीज की रचना को काल्पनिक बताया, झूठा बताया था। तो इन सारे लेखकों के रचनाओं को पढ़ने से हमें प्राचीन भारत के साहित्य और प्राचीन भारत के जो है बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती है। उसके बाद है हमारा दूसरा रोमन लेखक। तो रोम के जो लेखक थे जो है हमारा प्लिनी ने जो है भारत और इटली के संदर्भ में जो है इन्होंने जो है एक पुस्तक के माध्यम से बताया कि भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंध है। भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंध को इसने बताया कि भारत जो है इटली के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। और उन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक जो है पुस्तक की रचना की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद है हमारा चीनी लेखक। जो हमारा चीनी लेखक है वह है फाहियान। चीनी लेखक जो है चीनी लेखकों में सबसे पहले हमारा कौन है, फाहियान है। फाहियान जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है कि आया था। मोहम्मद गजनबी के समकालीन थे। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनबी के समकालीन थे। उन्होंने तहकीक ए हिंद या फिर हम कह सकते हैं किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके बाद है हमारा चौथा और अंतिम जो है स्रोत है वह है पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों में ये जान लेते हैं कि पुरातत्व क्या होता है। तो पुरातत्व जो होता है भूमि के गर्भ से खोदकर निकाली गई वे सारी की सारी वस्तुएं होती है जो हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं उसे हम पुरातत्व स्रोत कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, पुराने वस्त्र हो गए, अनाजों के अवशेष हो गए, इस तरह के बहुत सारे भवनों के अवशेष हो गए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं जिसे हम भूगर्भ से प्राप्त करते हैं और जो हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है वह सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, पुरातत्व कहलाते हैं। जिसमें हम लोग खास करके जो है अभिलेख और सिक्कों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो अभिलेख जो होता है वह क्या होता है, तो अभिलेख जो होता है वह एक ऐसा जो है लेख हुआ करता था जो पाषाणों पर, ताम्र पत्रों पर या फिर मिट्टी के बर्तनों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। और इसे उत्कीर्ण कौन कराते थे, तो राजा महाराजा लोग कराते थे। क्या कराते थे कि जब वे किसी बड़े कृत्य को करते थे, किसी युद्ध को जीत कराते थे या फिर कोई नियमों को वह अपने राज्य में लागू करना चाहते थे, तो उन्हें सबसे पहले वह पाषाणों पर, ताम्र पत्रों पर या फिर मिट्टी के बर्तनों पर लिख करके अपने नगर के किसी चौराहे पर जो है टांग देते थे या फिर गाड़ देते थे। इस प्रकार के जो लेख होते थे उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाते थे। और अभिलेख लिखने का श्लाघ्य जो है अशोक को सर्वाधिक प्राप्त है। अशोक ने सर्वाधिक अभिलेखों की रचना करवाई थी। अगर हम सिक्के की बात करें तो प्राचीन सिक्के जो है आहत सिक्के कहलाते थे। भारत के प्राचीन सिक्के को पंचमार्क कहा जाता था, आहत सिक्का भी कहा जाता था। भारत के सिक्के को, प्राचीन सिक्के को जो है पंचमार्क या फिर आहत सिक्का कहा जाता था। साहित्य में जो है सिक्कों को, प्राचीन सिक्कों को करसापन कहा जाता था। साहित्य में प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो करसापन कहा जाता था। और प्राचीन काल के जो सिक्के हुआ करते थे सोना, चांदी, तांबा और सीसा का बना होता था। ठीक है, तो प्राचीन काल के जो सिक्के बने होते थे वह किसके बने होते थे, तो सोना, चांदी, तांबा और सीसा का बना होता था। अब है अभिलेखों की लिपियां। अभिलेख जो लिखे जाते थे वह किस किस प्रकार की लिपि में लिखे जाते थे, तो अभिलेख की जो लिपियां होती थी वह प्राकृत होती थी। अभिलेख लिखने की सबसे प्राचीन लिपि जो है वह प्राकृत थी। उसके बाद ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, यूनानी और अरमाइक लिपि में जो है
मिले हैं। तो ये अभिलेखों की लिपियां थी, प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाई, ये सारी की सारी लिपियां जो है वह अभिलेखों की लिपियां थी। तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में और उनसे संबंधित राजाओं के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना कराई। ठीक है, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना कराई, जो कहां पे है, इलाहाबाद में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद में है। दूसरा है एरण अभिलेख, जो सागर मध्य प्रदेश में है। एरण अभिलेख कहाँ है, तो सागर के मध्य प्रदेश में है। दूसरा है हमारा रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है शक राजा थे और इन्होंने जो है जूनागढ़ अभिलेख की रचना करवाई थी, जो हमारा गुजरात में है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, तो गुजरात में है। तीसरा हमारा स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त ने जो है भीतरी स्तंभ लेख की रचना कराई, जो हमारा जो है गाजीपुर में है। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, तो गाजीपुर में है। तो हमारा चौथा है खारवेल। खारवेल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कलिंग के जो राजा थे वह कौन थे, खारवेल थे, जिसे अशोक ने जो है युद्ध में परास्त किया था और कलिंग पर अधिकार किया था। इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इनके द्वारा जो है लिखवाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं बनाया गया था। और उसके बाद हमारा पुलकेशिन द्वितीय, ये जो एक चालुक्य राजा थे, इन्होंने ऐहोल अभिलेख की रचना कराई। उसके बाद है राजा भोज। इन्होंने जो है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख की रचना कराई, जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है हमारा सातवां विजय सेन, जिन्होंने देवपाड़ा अभिलेख की रचना करवाई। उसके बाद है हमारा हर्षवर्धन जो है मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख की रचना कराई। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने जो है मधुवन एवं बांसखेड़ा की रचना कराई। उसके बाद है यशोधर्मन ने मंदसौर अभिलेख की रचना कराई। उसके बाद है हमारा गौतमी बलश्री। इन्होंने नासिक अभिलेख की रचना कराई। गौतमी बलश्री जो है सातवाहन शासक थे, इन्होंने नासिक अभिलेख की रचना कराई। तो इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इस वीडियो के नोट्स पाना चाहते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस ऑफिशियल में जाकर जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे वीडियोस के जो है कि नोट्स उपलब्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।